नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल। स्वागत है आपका फंडनामा के इस नए एपिसोड में। आप जानते हैं कि फंडनामा में हमारी कोशिश होती है कि समय समय पर आपकी मुलाकात कराई जाए म्यूचुअल फंड हाउसेस के टॉप मैनेजमेंट से, ताकि आप समझ सकें कि क्या है उनकी फ़िलॉसफी और किस तरह की प्रोग्रेस आप देख सकते हैं। और इसी कड़ी में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ मिस्टर निमेश शाह जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। आपने समय निकाला हमारे लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे मार्केट के बारे में। इससे पहले कि मतलब मैं आऊँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड पर, तो हमने अच्छी खासी रैली देखी है मार्केट में। अब क्या आउटलुक है, किस तरह की परफॉर्मेंस देखी जा सकती है मार्केट? सी देर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केट। मार्केट में अलग अलग चीज़ें हैं। कोई भी मार्केट में आप 91 में हमने तेज़ी, 92 में तेज़ी देखी थी, 2006-07 में तेज़ी देखी थी। हर मार्केट में कुछ नुआंसेस होते हैं। सो वाइल इफ़ यू सी ओवरऑल लार्ज कैप का मार्केट, तो उतना मैं नहीं कहूँगा, वाइल पास्ट रिटर्न्स हैव बीन गुड, इतना महंगा नहीं है, क्योंकि उसका कंपनीज का अर्निंग भी बड़ा है। मार्केट सस्ता या महंगा हम लोग एक पी रेशियो देखते हैं, राइट, इफ़ दैट इज़ द इंडिकेटर। तो उतना महंगा नहीं है एज फार एज द लार्ज कैप इज़ कंसर्न। मेरे को कोई चिंता नहीं है लार्ज कैप में, क्योंकि लार्ज कैप में क्या होता है, संतुलन बने रहता है। अगर हमारे लोग बहुत खरीदने आ जाते हैं, क्योंकि उसमें लार्ज कैप में काफ़ी FIIs का होल्डिंग है, पर 16 से 17% FIIs का होल्डिंग है। तो अगर इंडिया में लोग बहुत खरीदने आ जाते हैं, या म्यूचुअल फंड बहुत खरीदती है, या इंश्योरेंस बहुत खरीदते, तो फॉरेनर्स का सप्लाई आ जाता है, बिकॉज दे ट्रैक अवर मार्केट विजा विज हांगकॉन्ग में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, इंडोनेशिया में क्या हो रहा है, साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है। वो लोग सारे मार्केट्स ट्रैक करते हैं और देखते हैं, अगर हमारा मार्केट ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया तो वो लोग बेचते हैं। तो संतुलन बने रहता है एज फार एज लार्ज कैप इज कंसर्न। सो देर इज एंड अर्निंग पर शेयर हैव ऑल्सो इंक्रीज। सो द मार्केट पहले पास्ट में मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है, तभी थोड़ा हम डर जाते हैं, अगर पास्ट में अच्छा रिटर्न दिया है, नया आदमी कैसे आया है। पर अभी क्या देखा गया है, अर्निंग पर शेयर, मार्केट इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर बढ़ती गई है और मार्केट बढ़ता गया है। सो इट्स अ हेल्दी ग्रोथ एज फार एज लार्ज कैप इज कंसर्न। इट्स अ हेल्दी ग्रोथ, क्योंकि अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है और संतुलन बने रहता है, बिकॉज देर आर सेलर्स ऑल्सो। कोई भी मार्केट में अगर बायर और सेलर दोनों होते हैं तो संतुलन बने रहता है। Now we come to the rest of the market. There are two other markets. One is mid cap market and the third one is a small cap market. Mid cap market में क्या है, केवल 150 कंपनी सेबी ने डिफाइन की है। मिड कैप यानी 101st to 250th कंपनी ऐसा डिफाइन किया है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड, आज इतने सारे म्यूचुअल फंड है, सब लोग वो 150 कंपनीज में से ही ले सकते हैं। सो 150 में से हमको लगता है जो इन्वेस्टमेंट के लायक है वो कंपनी 80-90 ही है, राइट। तो सारे म्यूचुअल फंड वो 80-90 खरीदते हैं। तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम दिखती है, क्योंकि सारी कंपनी मैक्सिमम महंगी होगी। जो अच्छी कंपनी है सारी की सारी महंगी मिलती है। अगर आप उनके पी रेशियो देखें तो 35-40 के नीचे तो कोई अच्छी कंपनी मिलती नहीं है वहाँ पे। तो हमको एक बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर आप महंगा चीज़ खरीदते हो तो ज़्यादा पैसे बनते नहीं हैं, राइट। आज से 3-4 साल पहले हमने आपको क्वालिटी कंपनी में भी बोला था, इंडिया की सारी जो बहुत अच्छी कंपनी थी, राइट, जो टॉप बैंक, टॉप FMCG, वो सारा FMCG बहुत महंगा था। 40-50 का पी रेशियो 80 पे आ गया था। तभी हम कहते थे ये FMCG में से पैसा नहीं बनेगा। ये कंपनीज अच्छी है पर इतनी महंगी है कि आगे जाके पैसा नहीं बनेगा। वही हुआ, 4 साल में पैसे नहीं बने, 3.5 साल हो गए, वो सब वहीं के वहीं शेयर है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मिड कैप में कल कुछ गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं केवल बोल रहा हूँ कि अगर लाइफ में पैसे बनाने हैं तो अच्छे दाम पे खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो वी आर फर्म बिलीवर्स ऑफ दैट। वी आर नॉट बिलीवर्स ऑफ क्वालिटी एट एनी प्राइस। हमको चाहिए कि दाम सही हो, तो मिड कैप में हमको दाम महंगे लगते हैं। स्मॉल कैप का बड़ा 250 के बियॉन्ड जो सारी कंपनी है उसको स्मॉल कैप बोलते हैं। उसमें बहुत बड़ा 250 से लेके 5000 तक कंपनी उसमें है। तो उसमें आपको बहुत डीप डाउन सिलेक्ट करना पड़ता है। उसमें भी अच्छी कंपनियां थोड़ी महंगी है, पर अगर उसमें आपके पास एक्सपर्टाइज है कि कौन सी कंपनी जल्दी ग्रो हो सकती है, राइट, उसमें छांटना बहुत, इट्स अ स्टॉक सिलेक्शन गेम। उधर आप कितने अच्छे स्टॉक जाके ढूंढ लाते हो,
जिन लोगों ने नहीं देखे और आपने पहले देखे, आपका इंडस्ट्री पे कॉल होगा, आपका कंपनी पे कॉल होगा, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द राइट मैनेजमेंट, वो सब मिलके स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो. सो माई ओनली वरी इज़ इन द मिड सेगमेंट. स्मॉल कैप में तो वी हैव टू बी केयरफुल नॉट टू गेट टू फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स जो है उनकी कंपनीज में नहीं जाना है, और जो अच्छे बिजनेस है. सो आज हम जब सेल देखते हैं तो देखते हैं कौन सी कंपनी आज नेक्स्ट 4-5 साल में अपना EPS डबल कर सकती है, राइट और वो कंपनीज पे फोकस करते हैं, और तो स्मॉल कैप में काफ़ी मिल जाता है. तो सर इक्विटी की तो बात हुई, लेकिन अगर हम बात करें हाइब्रिड की, यानी कि इन्वेस्टर्स इक्विटी के साथ साथ डेट और कमोडिटीज़ को भी इंक्लूड करें, तो उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं, क्या कहेंगे आप? इस तरह के स्लाइटली एक्सपेंसिव मार्केट में वी हैव ऑलवेज फेल्ट कि एक आदमी को डिसाइड, देयर आर टू पार्ट्स टू देयर, एक आदमी को डिसाइड करना है वो कितना वॉलेटिलिटी ले सकता है. अगर माइंडसेट मेरा जैसा है, मेरा माइंडसेट है अगर मार्केट गिरता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, राइट मैं दुखी नहीं होता हूँ, मैं खुश होता हूँ मार्केट गिरता है, क्योंकि उसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट. सो आई डोंट गेट वरीड एट ऑल व्हेन द मार्केट फॉल्स. सो बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया दो दे इन्वेस्ट इन इक्विटी, जैसे ही मार्केट 3-4% गिरता है, 5% गिरता है, तो वो लोग सोचने लगते हैं. 5% गिरता है उसके बाद सोचते हैं, और 10% पे डर जाते हैं. और मेरे को लगता है लास्ट हमने देखा है कि 20% में लोग फ्रीज हो जाते हैं. जो अगर आपने 100 में ख़रीदा है और वही चीज़ अगर आपको 80 में मिलती है, आपको ज़्यादा जाके खरीदनी चाहिए, पर लोग फ्रीज हो जाते हैं. हमने देखा है इफ़ यू वांट टू मेक सीरियस मनी यू हैव टू बी काउंटर साइक्लिकल. बट ज़्यादा करके 100 में से, US में इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च है, 100 में से 99 लोग कॉन्ट्रा साइक्लिकल नहीं कर सकते हैं. देर आर वेरी फ्यू पीपल हु यूज़ कॉमन सेंस एंड आर कॉन्ट्रा साइक्लिकल. देखो बहुत टाइम 2020 में, अभी तो लंबे पीछे जाने की भी ज़रूरत, 2008 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, 2020 में भी मार्केट 30,000 के नीचे था. आप में से जो कितने दर्शक है उन्होंने, कितने जनों ने जाके बोला था जितने पैसे है मेरा मैं सब मार्केट में लगा देता हूँ. जब भी डर मैक्सिमम है तभी मैक्सिमम इन्वेस्ट करना चाहिए. पर हमने देखा है कि लोग वो कर नहीं पाते हैं. इसलिए वी हैव कम विद अ होल बुके ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसको बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल प्रोडक्ट्स बोलते हैं. तो हमने पहले बैलेंस एडवांटेज फंड लेके आया, एक मल्टी एसेट फंड लेके आया. आपकी जितनी वॉलेटिलिटी लेने की क्षमता है उस तरह से आप इक्विटी एक्सपोजर लीजिए. अगर आपको बहुत कम वॉलेटिलिटी चाहिए तो बैलेंस एडवांटेज फंड चाहिए. मीडियम वॉलेटिलिटी चलती है तो आप मल्टी एसेट फंड करके ले लीजिए. जो ना इक्विटी में, क्या होता है इक्विटी में रिस्क होता है, राइट ऊपर नीचे जा सकता है, तो हम एक लेस रिस्की डेट डाल देते हैं उसके साथ. तो इक्विटी और डेट में तो रिटर्न मिलेगा, इक्विटी में अगर लॉस हुआ तो भी डेट में जो रिटर्न मिला वो बैलेंस कर देगा. उसमें क्या आप कम से कम रिस्क लेके आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है. वो सिंपल क्या करता है, जब मार्केट गिरता है तब वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर लेता है. जब इसलिए अभी मार्च अप्रैल 2020 में जब मार्केट इतना गिर चुका था तभी वो 78% इक्विटी में था, 76% इक्विटी में था. और आज जब मार्केट थोड़ा महंगा है तो 40% के नीचे इक्विटी में, तो आपको रिस्क से दूर लेके जाता है वो. दूसरा हमको लगता है ईस्ट इंडिया में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट. सो पीपल हु कैन टेक स्लाइट वॉलेटिलिटी, मल्टी एसेट फंड इज़ अ गुड फंड, बिकॉज इसमें इक्विटी भी होता है. इक्विटी ऑलमोस्ट 60%, 55 to 60% उसमें इक्विटी है, 13% उसमें मेटल्स है, राइट. हमको लगता है गोल्ड में अच्छा रिटर्न बन सकता है, सिल्वर में अच्छा रिटर्न बन सकता है, तो हम मेटल भी ले सकते हैं उसमें. और तीसरा है डेट. तो तीनों का मिश्रण है. तो मेरे हिसाब से वो इस तरह का मार्केट में वन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आई वुड रेकमेंड टू योर इन्वेस्टर्स विल बी ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, राइट. बिकॉज मल्टी एसेट है तो वॉलेटिलिटी भी उसमें एज कम्पेयर टू डाइवर्सिफाइड इक्विटी कम रही है. करेक्ट, बिल्कुल. अच्छा, ये तो बात हुई इन जनरल आउटलुक और कुछ फंड्स की. बट सर मैंने देखा है कि ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के सभी स्कीम्स ट्रू टू लेवल रही हैं, और ऐसा नहीं है कि रिटर्न्स जनरेट करने पर फोकस है सिर्फ, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या फिलॉसफी है इसको लेकर, और रिस्क मैनेजमेंट के लिए पर्टिकुलरली आप क्या करते हैं और किस तरह से मैनेज करते हैं? मैंने बोला, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं ICICI प्रूडेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कंपनी चलाता हूँ,
राइट. व्हेन यू हैव गॉट दिस काइंड ऑफ मनी, लोगों को लगता है स्टॉक सिलेक्शन से पैसा बनता है, पर मेरे हिसाब से जितनी कम रिस्क लो, हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमारे क्लाइंट, हमारे लोगों के जो पैसे, इंडिया में लोगों की लॉस लेने की क्षमता काफ़ी लिमिटेड है. 2014 के बाद लोग भूल गए हैं, राइट. हमारी इंडस्ट्री में अच्छे दिन आ गए हैं बिकॉज मार्केट्स हैव बीन गोइंग अप सिंस, सो लोग भूल गए हैं लॉसेस लेना क्या होता है, राइट. पर हमने बहुत सारे साल देखे हैं, लास्ट 30 साल में बहुत सारा पैचेस देखा है जब रिटर्न नहीं बनता है. सो हमको लगता है वी शुड एट द एंड ऑफ द डे, आप थोड़े कम पैसे बनाओ ठीक है, पर रिस्क अपने कस्टमर को कैसे कम से कम दे. मैं आपको बैलेंस एडवांटेज फंड का बोल रहा था, उस कैसे रिस्क कंट्रोल करें और रिटर्न दे. म्यूचुअल फंड इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, उसमें आप ले बेच करते हो तो भी आपको टैक्स नहीं लगता है. तो क्या एक अगर रिटेल इन्वेस्टर मार्केट ऊपर जाके बहुत ईजी है बोलना कि जब नीचे हो तब खरीद लो, पर मार्च 2020 में जब कोविड चल रहा था तभी किसको हिम्मत थी जाके खरीदने की. डेटा बोल रहा है कि किसी ने नहीं खरीदा है, पर हमारा बैलेंस एडवांटेज फंड ने तभी खरीदा है. उसके पास केवल 40% इक्विटी था, उसने बढ़ा के 76% इक्विटी ले लिया, यानी उसने खरीद लिया. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट सेकेंड थिंग दैट you buy when the markets are down, which normally a retail investor is not able to do. Another very important thing is that every product का एक हमने रिंग फेंसिंग कर दिया, एक फेंस लगा दी. तो आप देखिए एक ओपन फील्ड है फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करने के लिए, पर उसके अराउंड हमने बाउंड्री लगा दी है, राइट. एक हमारा रिस्क डिपार्टमेंट होता है, राइट, जो हमने बहुत पहले इन्वेस्ट किया था ये डिपार्टमेंट में. तो वो फंड मैनेजर का इंडिपेंडेंट होता है, वो डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करता है, राइट. सो वो रिस्क मैनेजमेंट का काम है उसको फंड मैनेजर को अपने दायरे में रखने का. दायरा हम पहले से डिफाइन कर सकते हैं. हम डिफाइन करते हैं कि ये फंड का दायरा क्या है, इस दायरे में ही फंड को. अगर ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 50,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड है, राइट, और रिटर्न भी उसने बहुत अच्छा दिया है. इतना बड़ा होने के बावजूद उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया. हम नहीं मानते कि हमने उधर उतना बढ़िया स्टॉक सिलेक्शन कर लिया इसलिए पैसा है. उसमें हमने एक किया कि हमने रिस्क बहुत अच्छा मैनेज किया, राइट. हम कोई इंडस्ट्री कॉल ले ही नहीं सकता है उसमें. जितना मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं हो रहा हूँ, पर जितना हर इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन है, फंड मैनेजर को बोला है जितना निफ्टी में इंडस्ट्री का वेटेज है उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे मत ले, राइट. वो क्योंकि जिस कस्टमर को लिमिटेड रिस्क चाहिए उसके लिए ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है. जो इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम इक्विटी फंड में डाल रहा है उसके लिए ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप है, राइट. तो वो इन्वेस्टर को मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं देनी है. तो अगर बैंकिंग मार्केट समझिए, बैंकिंग का कॉन्सेंट्रेशन 30% है इंडेक्स में, तो या तो तू 25 ले या तो तू 35 ले, उससे ज़्यादा कम मत कर, राइट. सो उसको ज़्यादा हमने दायरा लगा दिया है कि इतना इंडस्ट्री का इतने से आप अलग नहीं होगे. सो एंड यू कैन इन्वेस्ट ओनली इन द टॉप 100 कंपनीज ऑफ द कंट्री, उसके बियॉन्ड आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो. तो बहुत सारे अलग अलग फंड को अलग अलग रिस्ट्रिक्शन डाल दिए, और वो रिस्ट्रिक्शन हमने जो आपको बोले, सी व्हाट हैपेंस, आप जाके अपने कस्टमर को बोल रहे हो कि ये फंड ऐसा करेगा, राइट, वो इस तरह से इन्वेस्ट करेगा, और फिर मैं और ही कुछ कर लूँ यहाँ पे, राइट. तो एकदम अलग होगा. आप अपने कस्टमर को क्या बोलोगे, राइट. तो जो मैंने आपको बोला है कि ये फंड ऐसा करेगा, वो मेरे रिस्क मैनेजर को भी बोला है कि ये फंड, और सिस्टम में वैसा कंट्रोल्ड है. तो सिस्टम का कंट्रोल से रिस्क मैनेजर इंश्योर करता है कि फंड मैनेजर वो दायरे के बियॉन्ड नहीं जा सकता है. तो हर एक, अगर हमारे पास 15 इक्विटी फंड है, 15 फंड का दायरा डिसाइड कर लिया है कि वो कहाँ रिस्क लेगा, कितना रिस्क लेगा, और वो रिस्क से हमको कितना रिटर्न होना चाहिए, right. So that everything is measured by, so there is a supervision on the fund manager on a continuous basis कि फंड मैनेजर कौन सी प्राइजेस पे खरीदता है. वो बहुत महंगा होने के बाद तो नहीं खरीद रहा है ना स्टॉक, अगर उसने सस्ता बेचा है तो महंगा ले नहीं रहा है ना, तो बहुत सारा सुपरविजन हुआ जाता है. बिल्कुल सर, हम सब जानते हैं कि सस्ता लो महंगा बेचो, पर आपने जैसे कहा कि ऐसा हो नहीं पाता बिकॉज ऑफ बायसेस, इमोशंस, और इसीलिए एक मॉडल बेस्ड अप्रोच जो होती है, जो कि बैलेंस एडवांटेज फंड में है, तो वहाँ पर क्योंकि फंड मैनेजर्स एक मॉडल के बेस पर तय करते हैं कि कब खरीदना है, कब बेचना है, और इससे हेल्प होती है डेफिनेटली बैलेंस मेंटेन करने में. लेकिन इसके अलावा मुझे बताइए कि अभी भी, क्योंकि इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो हो रही है, SIP बुक भी बहुत बढ़ रही है,
मंथ आफ्टर मंथ, बट इन्वेस्टर्स अभी भी ऐसी क्या कुछ गलतियां कर रहे हैं जो उनकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में शायद बाधा डाल रही हैं? एक चीज़ हम नहीं चेंज कर पाए हैं कि हम इन्वेस्टर को कन्विंस कर सके कि आप पास रिटर्न देख के इन्वेस्ट मत कीजिए। आज जब पास रिटर्न अच्छा आ जाता है उसमें ही डालने का जो 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 फोकस है, दैट विल नेवर हेल्प देम टू मेक वेरी गुड रिटर्न्स। डिस्कवरी फंड तो जब 2020 में भी अच्छा था, राइट, 2019 में भी अच्छा था, तो डिस्कवरी फंड नहीं चला था ना। देखो डिस्कवरी फंड का तभी पोजीशन क्या था, 15 साल से वो फंड मैनेज कर रहा था, राइट, ठीक मैनेज कर रहा था, बहुत अच्छा फंड मैनेजर है, उसके स्टॉक्स नहीं चल रहे थे, तभी किसी ने डिस्कवरी में इन्वेस्ट नहीं किया, राइट, किसी ने नहीं किया। बहुत कम लोगों ने डिस्कवरी में, आपने शायद डलवाया था लोगों का, पर बहुत, उसके बाद जो एबनॉर्मल रिटर्न मिलता है। पास रिटर्न इज इंपॉर्टेंट, बस पास रिटर्न कैनॉट बी द ओनली इंडिकेटर। लोग क्या करते हैं, वो देख के ही डाल देते हैं कि टेक्नोलॉजी फंड ने अच्छा किया है तो टेक्नोलॉजी में डाल देते हैं, पर कब फंड अच्छा करता है, जब वो स्टॉक चल जाते हैं उसके, तो अच्छा करता है। तो वाइल पास रिटर्न शुड बी लुक्ड एट, बट इट शुड नॉट बी लुक्ड एट ब्लाइंडली। और एक साल का परफॉर्मेंस मत देखिए, अनफॉर्चुनेटली लोग एक साल का परफॉर्मेंस बहुत देखते हैं। इट इज़ बेटर टू लुक एट 3 year and 5 year performance to understand whether the company is capable of managing the money well. But just because लास्ट 3-5 साल का रिटर्न अच्छा है उसका मतलब नहीं है आगे का रिटर्न भी अच्छा जाएगा। और लोगों को क्या होता है, हर्ड मेंटेलिटी बहुत है, मेरे दोस्त ने कमा लिया तो उसके बाद में जाता हूँ, उसके बाद में जाके मतलब नहीं है। यू हैव टू बी कॉन्ट्रासाइक्लिकल। अगर दुनिया एक तरफ चल रही है तो आप भी वो तरफ जाओगे, उसके दुनिया के जाने के बाद तो आप कभी पैसा नहीं बनाओगे। तो वो बिहेवियर साइकोलॉजी, वो इसलिए बहुत कम लोग बहुत ज़्यादा पैसा बनाते मार्केट में, क्योंकि वो मैं जो जॉब करता हूँ उसमें मुझे बहुत लोग जिन्होंने कैपिटल मार्केट से, जिन्होंने शेयर मार्केट से बहुत पैसा बनाया है, वैसे सब लोगों को मिलने की मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। और मैंने एक चीज़ देखी, ये सारे के सारे लोग कॉन्ट्रासाइक्लिकल है, वो मार्केट से नेसेसरी मार्केट के साथ चले। मोस्ट ऑफ देम आर द पीपल हु यूज़ कॉमन सेंस। वो बहुत इंटेलिजेंट लोग नहीं है, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉमन सेंस यूज़ की है और वो मार्केट के विरुद्ध खेलते हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू समथिंग डिफरेंट एंड ऑन योर ओन रादर देन फॉलो द हर्ड। सर, आपने एक बात तो कही रिस्क मैनेजमेंट को लेकर कि आपका फोकस जो होता है वो इन्वेस्टर्स के पैसे बचाने पर रहता है, पर मैंने एक बात और ऑब्जर्व की है कि बहुत सारे इनोवेशन आपने किए हैं, चाहे वो वैल्यू डिस्कवरी फंड हो, बैलेंस एडवांटेज फंड, इवन मतलब कैटेगरीज के आने से पहले से आपके पास में कैटेगरीज थी, इवन मल्टी एसेट फंड, और फिर कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्रीडम SIP, ये सब बहुत सारे इनोवेशन आपने किए। तो इसके पीछे क्या सोच रही और किस तरह से आपने ये सब डिसाइड किया? नहीं, वंस यू पुट द कस्टमर इन द सेंटर, राइट, हमने देखा कि कस्टमर को चाहिए, तो अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट, तो वही है प्रोडक्ट, तो आपको शेयर बाज़ार में ही डालना है, या तो आप लार्ज कैप में डालोगे, मिड कैप में डालोगे, या स्मॉल कैप में डालोगे। दो चीज़ हमने अच्छी की है। हमने कभी वो सेक्टर नहीं लिया, जब सेक्टर फंड्स लेके आए हैं तभी हम कभी वो सेक्टर, हम PSU फंड आज लेके नहीं आए। हम PSU फंड, जब PSUs जरा भी अच्छे नहीं कर रहे थे, व्हेन दे आर अवेलेबल डर्ट चीप, उस टाइम पे हम PSU फंड लेके आए, तो उसका अभी आपको उसका बहुत अच्छा रिटर्न दिख रहा है, क्योंकि हम जब पूरी मंदी में फंड लेके आए हैं, राइट। सो हर एक फंड जो हम लेके आए वो पूरी मंदी में लेके आए, क्योंकि हमको नहीं चाहिए अभी, अगर आप इतनी तेज़ी में जब सारे चल गए हैं तभी लोग अगर लेके आएंगे तो उसमें से रिटर्न नहीं बनेगा, शायद नुकसान भी होएगा। सो हम बहुत जल्दी सीख गए थे कि जो भी सेक्टर फंड है वो मंदी में लाना है, तेज़ी में नहीं लाना है। दैट इज़ वन थिंग दैट वी हैव डन। एंड सेकेंड थिंग, ऑन ऑल दिस कन्वीनियंसेस, फ्रीडम सिप एंड ऑल, इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर वांट्स, कि कस्टमर की ज़रूरत क्या है। कस्टमर को अगर 10 साल के बाद पैसा चाहिए, उसको अपने रिटायरमेंट के बाद, आज 50 साल का आदमी है और मैं हम अपने को खुद को कस्टमर के उसमें लगा दो, अगर 10 साल के बाद हम रिटायर होने वाले हैं तो 10 साल के बाद मुझे एक हर मंथ इनकम चाहिए, इसलिए हम फ्रीडम सिप लेके आए कि अब भी 10 साल इन्वेस्ट कर लो और 10 साल के बाद ले लो वापस, राइट। हर महीना आपको मंथली निकाल दीजिए। तो सेबी के रूल्स के रहने के अंदर आप कस्टमर को कौन सी कन्वीनियंस दे सके, तो वो कोशिश अगर करते रहो तो आइडियाज़ आती रहती है। सर, अभी भी ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स शायद गोल्स के साथ
अलाइन नहीं करते, अपने इन्वेस्टमेंट को लिंक नहीं करते, और वो वजह है कि कई बार हम देखते हैं कि बीच में से निकल जाते हैं, एसआईपी करते हैं लॉन्ग टर्म का सोच के, बट निकल जाते हैं कई बार। तो इस चीज़ के लिए क्या इन्वेस्टर्स को करना चाहिए? डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि गोल से अलाइन करेंगे इन्वेस्टमेंट को तो रहेगा ही, बट आपके उसके ऊपर व्यूज़। सो पंकज जी, वो आपके हाथ में है। आप कोई इन्वेस्टमेंट ही मत लीजिए जिसके साथ अगर इन्वेस्टर ने गोल डिफाइन नहीं किया है। कंपलसरी कर दीजिए, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो क्यों कर रहा है वो अगर आप डिफाइन करें। हमने देखा है, हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर मित्र ने हमने बताया था, वो गोल के बिना उनका एक इनपुट करना होता है। तो अगर एक एसआईपी शुरू करते हैं तो रिटायरमेंट के लिए है, सन का एजुकेशन के लिए है, डॉटर का एजुकेशन के लिए है, शादी के लिए है, किस लिए है, पर्पस डिफाइन करो। फिर जब वो आदमी रिडेम्पशन के लिए फ़ोन करता है तो बोलते हैं सर कहाँ से रिटायर करो, आपके रिडेम्पशन से, आपके रिटायरमेंट से रिडीम करूँ या आपके सन के एजुकेशन से रिडीम करूँ। जेन्युइनली वो आदमी रिडीम ही नहीं करता उसके बाद, वो सुनने के बाद। हाँ, क्योंकि हम डेटा देखते हैं एमपी का तो मालूम चलता है कि बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो जल्दी फोलियोज से रिडेम्पशन आ रहे हैं, बट जो आपकी एडवाइस है, ये एडवाइस बेसिकली है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कि जैसा सर ने कहा, जैसा आपने कहा अभी, कि यदि गोल से लिंक कर देंगे, और जो आपने एग्जांपल दिया कि रिडेम्पशन पे ही पूछा जाए कि कहाँ से करूँ, अब क्योंकि आपने तो इन्वेस्ट किया है किसी गोल के लिए, तो शायद इन्वेस्टर को समझ जाएगा कि मैं कहीं ना कहीं अपने गोल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। इन्वेस्टर के लिए अच्छा है अगर लंबा रहे तो कैपिटल मार्केट्स में लंबा रहने से ही पैसे बनते हैं। बिल्कुल, बट हम कई बार देखते हैं इस तरह से कि, और डेटा भी ये प्रूव करता है कि इन्वेस्टर्स जब भी उतार चढ़ाव होता है मार्केट में, घबरा जाते हैं और निकल जाते हैं मार्केट से। सर, लेकिन अगर हम बात करें प्रॉफिट बुकिंग की, क्योंकि अगर हमने अच्छी रैली देखी है स्पेशली मिड कैप में, स्मॉल कैप में, तो क्या यहाँ पर इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बुक करना चाहिए? मुझे लगता है मिड कैप में से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, स्पेशली मिड कैप फंड में से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो मतलब पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग हो गई कि आप मिड कैप से थोड़ा सा निकलिए और लार्ज कैप में ऐड कर दीजिए, बिकॉज लार्ज कैप इज नॉट एक्सपेंसिव। बिल्कुल, तो आप एक एक्सपेंसिव सेक्टर से निकल के एक थोड़ा सस्ता सेक्टर में चले जाते हैं। सर, आपने मार्केट के ऊपर अपने व्यूज़ दिए और डिफरेंट मार्केट कैप्स के बारे में बताया, लेकिन अगर मैं पर्सनल सवाल पूछूं तो आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और इस वक्त पर आपका एलोकेशन किस तरह का है? तो आई एम 100%, मैं हमेशा से आई एम इक्विटी इन्वेस्टर। मैं इक्विटी इन्वेस्टर इसलिए हूँ कि मुझे वॉलेटिलिटी से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मार्केट 20, 30, 40% भी गिरता है तो भी मेरे को अच्छी नींद आ जाती है। तो मुझे वॉलेटिलिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं इक्विटी इन्वेस्टर हूँ। तो मैं जब इन्वेस्ट करता हूँ बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेरा सिंपल रूल है कि जब मार्केट मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है तो आई गो एंड इन्वेस्ट इन ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। मल्टी एसेट फंड से क्या होता है, पहले तो आपका इक्विटी में अभी आज के मार्केट में भी 55-60% आपको इक्विटी में मिलता है, डेट भी टैक्स फ्री होता है और मेटल्स पे हम पॉजिटिव है, राइट। सो ऑल 3 थिंग्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ। सो टुडे आई डोंट थिंक मच, आई जस्ट गो अहेड एंड इन्वेस्ट इन ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। Otherwise, when the market is cheap, I would go for any of the ICICI Prudential large cap funds, right? क्योंकि मुझे लगता है रिस्क रिटर्न आज जिस तरह से मार्केट है, रिस्क रिटर्न लार्ज कैप में बेटर है रादर देन गोइंग फॉर मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो इस वक्त तो आपने कहा कि डाइवर्सिफाइड फंड्स की बात करें तो लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोजर और बाकी असेट एलोकेशन के हिसाब से हाइब्रिड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन जनरल वैसे आप ज़्यादा पसंद क्या करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, या फिर डिपेंड करता है? ऐसा कुछ नहीं है मार्केट पे, अगर बहुत एकदम करेक्शन आता है तो अचानक मैं मिड कैप स्मॉल कैप का भी फ़ैन हो सकता हूँ, पर अभी नहीं हूँ। हाँ, ओके। पर इस वक्त पर आपकी राय यही है कि इन्वेस्टर्स को लार्ज कैप के तरफ रहना चाहिए। सर, आपने बहुत सारी बातें बताई, बट हमारे व्यूवर्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस असेट मैनेजमेंट में बहुत बड़ा है, इन्वेस्टर्स के वेल्थ क्रिएशन के लिए आपके क्या टिप्स होंगे या क्या आपके सुझाव होंगे उनके लिए? आप अपना खुद का कॉमन सेंस लगाइए, लोगों को फॉलो मत कीजिए। इक्विटी में इन्वेस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर इन्फ्लेशन बीट करना है और वेल्थ क्रिएट करना है। अगर आपको खुद को एक्सपर्टाइज है और आपको स्टॉक लेने को आते हैं और आपको अगर समझ है कि कंपनी 3 से 5 साल के बाद कितना कमाएगी, तो ही आप खुद इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको खुद भरोसा नहीं है, किसी को सुन के आप इक्विटी में इन्वेस्ट मत कीजिए। ये बहुत डेंजरस फेज़ आने वाला है जिधर हर कोई एक्सपर्ट हो जाएगा मार्केट का।
सो अगर आपको खुद को अंडरस्टैंडिंग है कि 5 साल के बाद कंपनी क्या कमाएगी तो ही आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज गो इनटू लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। इंडिया इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आज नहीं इन्वेस्ट करना इज़ वेरी रिस्की, राइट? इफ़ यू डोंट इन्वेस्ट इट्स वेरी वेरी रिस्की। इन्वेस्ट में तो ऑफकोर्स रिस्क होती है, पर रिस्क मैनेजमेंट हम पे छोड़ दीजिए। बट नॉट टू इन्वेस्ट इज़ वेरी रिस्की बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू बीट इन्फ्लेशन। थैंक यू सर, आपने आज समय निकाला, बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू इट्स अ प्लेजर। फंडनामा के इस एपिसोड में इतना ही। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।